हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे थे ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। प्रीवियस वीडियोस में हमने पॉलिटी के 2014 एंड 2015 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू पॉलिटी, रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। मतलब पंचायत के इलेक्शंस में जो कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एज का, वो रहता है 25। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज 21 ईयर। 25 इज फॉर लोकसभा, नॉट फॉर पंचायत। तो यहाँ पे 21 ईयर क्राइटेरिया रहता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। क्या बोलना चाह रहे हैं? वैसे पंचायत का टाइम पीरियड रहता है, मान लो कितना है, 5 साल का टोटल हमारे पास टाइम पीरियड रहता है। मान लो कि कोई पंचायत क्या है 3 साल के बाद डिसॉल्व हो गई है किसी कारणवश। सो 3 साल के बाद अभी आपके पास 2 साल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक नई पंचायत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करोगे। वो जो नई पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए, बचे हुए 2 साल के लिए ही चलेगी। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, स्टेट में दोबारा से पंचायत के इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्शंस दोबारा से कंडक्ट होंगे। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब आपकी पंचायत बनाई जाती है तब जब प्री मैच्योरली जो पिछली पंचायत है वो डिसॉल्व हो गई है, तो बचा हुआ जो टाइम पीरियड है 1.5 साल या साल, अगर 6 महीने है तो पंचायत नहीं बनाई जाती है। अगर 6 महीने से ऊपर का टाइम पीरियड है तो उस बचे हुए टाइम पीरियड के लिए पंचायत बनाई जाएगी और वो सिर्फ रिमाइंडर टाइम पीरियड के लिए ही एग्जिस्ट करेगी। राइट? तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ये सारा आपका जो 9th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वहां से डिराइव किया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है। नंबर 1, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो लोकसभा के अंदर कोई बिल रखा गया, अभी तक वो पास नहीं किया गया है और जो लोकसभा है वो प्रोरॉग हो गई है। प्रोरॉग होने का मतलब क्या है? उसका सेशन जो है वो खत्म हो गया है। तो क्या एक सेशन के अंदर रखा गया बिल अगर उस सेशन के दौरान पास नहीं हो पाता है तो क्या सेकंड सेशन में वो नहीं जा पाएगा? तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत हो जाएगी। क्यों? मान लो कि बजट सेशन के अंदर किसी बिल को रखा गया लोकसभा के अंदर, बजट सेशन प्रोरॉग हुआ, मतलब वो सेशन खत्म हुआ, तो वो बिल एज इट इज क्या है? नेक्स्ट सेशन में, मतलब मॉनसून सेशन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि वो लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व होती, डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? कि लोकसभा खत्म हो गई है, अब नए सिरे से इलेक्शंस होंगे, नई लोकसभा बन के आएगी, चुन के आएगी, फिर यहाँ पे प्रोरॉग आपका जो लैप्स था बिल इसने होना था, अदरवाइज नहीं होता है। नंबर 2, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कोई बिल है वो पेंडिंग है, which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। क्या क्राइटेरिया बता रहे हैं? कि राज्यसभा के अंदर कोई बिल रखा गया और अभी तक वो बिल राज्यसभा ने भी पास नहीं किया है और उस दौरान लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा आपकी रद्द हो जाती है, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो वो लोकसभा में पहुंचा भी नहीं है, जहां पे रखा गया है वहीं पे पास नहीं हुआ। तो मतलब क्या है? सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। राइट? तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर? बी, ओनली 2 इज करेक्ट। करेक्ट ही यहां से पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखो जो पूछा गया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम in the state list in the national interest if the resolution to that effect is passes by the।
तो वो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट के जब बात आती है, लेकिन इसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाना पड़ता है। उस रेजोल्यूशन को कौन पास करता है, कैसे पास करता है, ये आपने फाइंड आउट करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है लोकसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। अगर एक रेजोल्यूशन लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर दे, टोटल मेंबरशिप का जो मेजॉरिटी बनेगा उसके साथ पास कर दे, तो पार्लियामेंट यहां पे लॉ बनाने के काबिल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। नंबर 2, लोकसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। अगर लोकसभा इसकी टोटल मेंबरशिप की 66% मेजॉरिटी के साथ बिल पास करे तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा के पास ये पावर है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा में जनता रिप्रेजेंट हो रही है, स्टेट्स नहीं। स्टेट्स कहां पे रिप्रेजेंट होती है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, दैट इज राज्यसभा। तो यहां पे लोकसभा नहीं राज्यसभा आना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। अगर राज्यसभा इसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी से पास कर दे बिल को, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी गलत दे दी है एक्चुअली। फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारा आंसर है, राज्यसभा बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। राज्यसभा के अंदर जितने मेंबर प्रेजेंट हैं प्लस वोट भी कर रहे हैं, वोट करने के लिए एलिजिबल हैं आप बोल सकते हो, उनका 2/3 मेंबर अगर यस बोलेंगे तो वो रेजोल्यूशन पास होगा। और उस रेजोल्यूशन के बेसिस के ऊपर क्या है, जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए आइटम्स के ऊपर भी लॉ बना पाएगा। राइट, तो दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं। सो न्याय करवाने के लिए जो ये ग्राम न्यायालय एक्ट है, इसको पास किया गया 2008 के अंदर। इस एक्ट के तहत दो प्रोविजंस हमारे पास दी गई हैं। एज पर द एक्ट द ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। तो ये जो आपकी लोकल कोर्ट्स हैं, ये सिर्फ सिविल केसेस को क्या टैकल करती हैं, क्रिमिनल को टैकल नहीं करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्ट ये क्रिमिनल एंड सिविल केसेस दोनों को हैंडल कर सकती है, लेकिन आप बोल सकते हो छोटे मोटे क्रिमिनल एंड सिविल केसेस होने चाहिए। अगर कोई बड़ा केस होगा तो फिर वो क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। नंबर 2, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स और रिकंसाइलिएशंस। तो यहाँ पे रिकंसाइलिएटर्स या रिकंसाइलिएशन के लिए आप बोल सकते हो, या मीडिएटर्स यूज किया जाता है किसको, सोशल एक्टिविस्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल एक्टिविस्ट है जो क्या है लोकल लेवल पे किसी भी मुद्दे के ऊपर काम कर रहा है, आप बोल सकते हो, उसको यहाँ पे एज अ मीडिएटर यूज किया जाएगा, मतलब उसकी सलाह यहाँ पे ली जाएगी, आप बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है और ये चीज एक्ट के अंदर बोली भी गई है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे सोशल एक्टिविटी कर रहा है उसको उस लोकल सिनेरियो की इंफॉर्मेशन है, उसको पता है कि वहां पे क्या चीज होनी चाहिए, किस तरीके से हो रही है और क्या सिनेरियो है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। ऊपर वाला इस वजह से गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोला कि क्रिमिनल केसेस को ग्राम न्यायालय जो है वो नहीं संभाल सकता, बट ये गलत है। वो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों केसेस को उठा सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम का जो यहाँ पे एक्ट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं। नंबर 1, the chief secretary in the state is appointed by the governor of the state। तो जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, हर एक स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी होता है जो कि जनरली एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो क्या उसको स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गवर्नर के नाम के अधीन अपॉइंट किया जाता है, बट करता कौन है इसको? चीफ मिनिस्टर। कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, गवर्नर नहीं आएगा। नंबर 2, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज फिक्स्ड टेन्योर। तो क्या इसका कोई 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का कोई टेन्योर होता है? ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पे उसकी रिपोर्ट में, जो एआरसी रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, उसमें ये बताया गया 1969 वाली रिपोर्ट में कि 3 या 4 साल का फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए जो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, बट अभी तक ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया गया। तो मतलब
ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी जो है ये गलत हो जाएगी। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर used by the International Food Policy Research Institute to compute the Global Hunger Index Report। तो ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है दैट इज द नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकाली जाती है। सो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर का यूज किया जाता है? नंबर 1 इज अंडर नॉरिशमेंट, नंबर 2 इज चाइल्ड स्टंटिंग, नंबर 3 इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो तीनों ही पैरामीटर जो है ये हंगर के साथ रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली इन तीनों ही पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एक चीज का ध्यान रखना कि 2016 के अंदर एज सच जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो काफी लिमिटेड पूछे गए हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन और जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर थोड़े बहुत एक आधे आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर साल ऐसा नहीं है कि सिंपल सिंपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू। तो उस टाइम की काफी फेमस, नॉट जस्ट उस टाइम की, आज के टाइम पे भी ये कैंपेन जो है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कैंपेन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसमें 4 हमारे पास ऑप्शन है कि मेजर इस कैंपेन का एम क्या था। नंबर 1, rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with the suitable sources of livelihood। मतलब जो होमलेस लोग हैं, घर बार नहीं है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, घर बना के देना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। बट ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नंबर 2, रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इस एक्टिविटी से आप बोल सकते हो बाहर निकालना और उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कोई जॉब प्रोवाइड करना जो कि उनके लिए एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम बन सके। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। देन eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers। तो जो आप बोल सकते हो कि इंसान का इस्तेमाल किया जाता है गटर को साफ करने के लिए, राइट। गटर की जो पाइपलाइंस होती हैं उसको साफ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल स्क्वेंजिंग। सो उस चीज को खत्म करना है और मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हैं, जो वर्कर्स इस चीज में इन्वॉल्व थे, उनको रिहेबिलिटेट करना है, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से सही तरीके से स्टार्ट कर सकें, राइट। बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करनी है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है, रिलीज द बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहेबिलिटेट देम। देखो चारों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सोशल वेलफेयर के साथ रिलेटेड है, लेकिन दिस अभियान दैट इज राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये खास तौर पे बात करता है मैनुअल स्क्वेंजर्स के बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैनुअल स्क्वेंजर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे समाज के अंदर खास तौर पे दलित कम्युनिटी जो है वो इस वर्क के साथ रिलेटेड हमें देखने को मिलती है, राइट। जब हम दलित्स की बात करते हैं तो जो ऑक्यूपेशन दिमाग में आएगा वो क्या होगा कि जो मल मूत्र है उसकी सफाई करनी है, राइट। सो हमारे समाज में बड़े लंबे समय से ये जो प्रथा ये चलती आई है, बट सरकार के द्वारा इस चीज की निंदा की गई है, इस चीज को खत्म किया गया है और ये जो सामाजिक इवल है इसको सुधारने के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया इन 2001। यहाँ पे मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो लोकल लेवल पे जो एनजीओस इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सफाई कर्मचारी आंदोलन एनजीओ है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान आंदोलन आपके पास एनजीओ है, देन सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ है। इन सब एनजीओ के साथ मिलकर इस कैंपेन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। सेकेंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स दैट इज OPCW, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खास तौर पे केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए काम करती है, राइट। दैट इज द मेजर एम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। नंबर 1, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड
इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये काम करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज विद इन यूरोपियन यूनियन। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। नंबर 2, इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक तरीके से आप बोल सकते हो चेक एंड बैलेंस ये मेंटेन करता है कि कोई नई तरीके का केमिकल वेपन तो कहीं डेवलप नहीं किया जा रहा, राइट? उस चीज को रोकना है। तो ये तो नाम से ही इस ऑब्जेक्टिव का पता चल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। थर्ड देखो, इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट्स और पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन्स थ्रेट। ऑटोमेटिकली अगर कहीं भी किसी कंट्री में किसी केमिकल वेपन का थ्रेट हमें दिख रहा है तो वहां पे असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन नाम से ही इसका जो पर्पस है वो क्लियर हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखो, इसको 1997 के अंदर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत बनाया गया। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन खास तौर पे जो केमिकल वेपन्स है उनको रोकने के लिए लाई गई थी और इसी के तहत 1997 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनती है। 2001 में खास तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशनशिप हमें यूनाइटेड नेशन के साथ देखने को मिलती है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है 2013 के अंदर। हेडक्वार्टर्स आपको इसके हेग में देखने को मिलेंगे, नीदरलैंड के अंदर। और फंक्शन, बेसिक फंक्शन यही है, ये चीज इंश्योर करनी कि जो स्टेट पार्टीज है ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन उसमें जो भी हदायतें दी गई थी उसको प्रॉपरली क्या है, इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है, राइट? सो केमिकल वेपन्स के कंट्रोल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 9 ही क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नेंस के रिलेटेड। सो लास्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 की ये स्कीम है, बड़ी न्यूज में उस टाइम पे रही है, इनफैक्ट आज भी रहती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2%, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे देखो फसल बीमा योजना है तो बीमा का प्रीमियम तो आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी किसान देश के किसी भी एरिया में कोई भी क्रॉप किसी भी सीजन में उगा रहा है तो उसको 2% प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसाइडेड है कि खरीफ की क्रॉप्स के लिए आप क्या है 2% प्रीमियम भरोगे, रबी की क्रॉप्स के लिए आप 1.5% प्रीमियम भरोगे, और जो एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए आप क्या करोगे 5% प्रीमियम भरोगे। जैसे हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स होगी, एनुअल जैसे शुगर केन की क्रॉप होगी, तो वहां पे क्या है 5% आप बोल सकते हो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला कि सब क्रॉप्स के लिए सब सीजन के लिए 2%, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब क्या है कि हार्वेस्ट होने के बाद जो आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। मतलब जो आपका उपज है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, उत्पादन प्रॉपर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि रेन्स प्रॉपरली नहीं हुई, कोई साइक्लोन आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ऑटोमेटिकली इसकी कवरेज के लिए ही बीमा योजना जो है वो लाई गई है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग तरीके का प्रीमियम भरना होता है, राइट? सो दीज वर द क्वेश्चंस जो 2016 के अंदर पूछे गए हैं। यूपीएससी के बैच के रिलेटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।